डकी को अरेस्ट हुए 66वां दिन है। अरेस्ट करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो डिप्टी डायरेक्टर एनसीसीआईए सरफराज चौधरी था। सरफराज चौधरी एनसीसीआईए लाहौर का एक डायरेक्टर था जिसने बेशुमार इंटरव्यूज दिए और हर इंटरव्यू शुरू होता था वतन अजीज से और खत्म होता था मुल्क पाकिस्तान पर। उसके हर इंटरव्यू में कहा जाता था कि डकी इंतहाई बगैरत और बेशर्म शख्स है। उसके हर इंटरव्यू में कहा जाता था कि हीरोज जो हैं वो जवेद चौधरी जैसे होते हैं, जो पाकिस्तान के हीरोज हैं वो मंसूर अली खान जैसे होते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए हीरो कायद आजम या अल्लामा इकबाल नहीं थे, एक ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए हीरो सिर्फ वो थे जो उसका इंटरव्यू करते थे। ये वही डायरेक्टर है कि जब एनसीसीआईए के अंदर एक बैलफ के जरिए मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम जाते हैं तो ये मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और उस मुकदमे की हम जब क्वैशमेंट पिटीशन लगाते हैं तो हाई कोर्ट उस मुकदमे की कैंसलेशन रिपोर्ट बनाने के लिए कह देता है कि इस मुकदमे के अंदर कई ऐसे हकाइक हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। सरफराज चौधरी जिसने एक यूट्यूबर को मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन दिखाया, उसने उसकी पूरी उम्र की जमा पूंजी को गैम्बलिंग के साथ मुंसलिक कर दिया। उसने उसकी यूट्यूब की कमाई को, उसके घर को जो उसने खरीदा, उस सब को स्टेट के हवाले कर दिया और यहां पर बाज नहीं आया। मंसूर अली खान और अरशाद भट्टी साहब के इंटरव्यूज के अंदर दोनों एंकर्स बताते हैं कि मुबैना तौर पर शुएब रियाज जिसका ताल्लुक सरफराज चौधरी के साथ है कि सरफराज चौधरी जहां पर एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, वहीं पर जो एडिशनल डायरेक्टर है वो शुएब रियाज है। तो शुएब रियाज ने डकी के केस के अंदर 1.5 करोड़ की मांग की एक वकील के जरिए और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठा लिया है सरफराज चौधरी को। यह वही सरफराज चौधरी है जिसको कुछ अर्सा पहले सस्पेंड कर दिया गया था और फिर सरफराज चौधरी ने कहा था कि जी मैं 6 महीने के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूं, लेकिन मंजर आम से गायब हो गया। आखिर ये छुट्टियां कहां मनाई जा रही थी? बहुत अरसे बाद लोगों के सामने ये चीजें आना शुरू हो गई। हर चीज के सामने जो दिख रहा होता है वो कुछ और होता है और बैकग्राउंड पे बहुत कुछ होता है। मैं जब अपने दोस्तों को कहता हूं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब मैं कहता हूं कि यार एक गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है गुनाह है, माना, पाकिस्तान के अंदर जो जुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है। कोई बंदा जो जुआ खेलते पकड़ा जाए उसकी अगले दिन जमानत हो जाती है, लेकिन डकी को गिरफ्तार हुए 66 दिन हो गए क्योंकि उसकी पूरी उम्र की जमा पूंजी को रिकवरी में डाल दिया गया। जब इतनी बड़ी रिकवरी के साथ कोई भी मुकदमा मैजिस्ट्रेट सुनता है तो वो कहता है कि जी ये पता नहीं बहुत बड़ा दहशतगर्द है, और कोई सेशन जज सुनता है तो वो कहता है कि जी इससे बड़ा तो कोई दहशतगर्द ही नहीं कि जिससे इतनी बड़ी रिकवरी हो गई। और फिर जब एनसीसीआईए ने हर जिमनी के अंदर लिखा हो कि ये जुए का पैसा इंडिया जाता है, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, तो उस शख्स की जमानत करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। डकी के साथ जो हुआ सो वो हुआ, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी को सुनने में यह आया है, अरेस्ट कर लिया इसकी करप्शन के मामले को मद्देनजर रखते हुए। अब क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस किसी को अरेस्ट कर सकती है? तो उसके लिए कानूनी तौर पर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं। चाहे सरफराज चौधरी ने जो मर्जी किया, लेकिन कानून कानून है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का अरेस्ट करने का कोई इख्तियार नहीं है। सरफराज चौधरी जिसका ताल्लुक एनसीसीआईए से है, अगर एनसीसीआईए के अंदर कोई एहलकार करप्शन करता है तो उसको अरेस्ट करने का इख्तियार मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास नहीं है, बल्कि उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। अगर उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, अगर उसके ऊपर कोई एक्शन होगा तो उसकी एप्लीकेशन डायरेक्टर जनरल एफआईए या एनसीसीआईए को दी जा सकती थी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार
फेडरल ओम्बड्सपर्सन के पास था, वफाकी मोहसब के पास था। उसके पास उसके खिलाफ एक्शन लेने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास था। अगर वो करप्शन कर रहा था तो उसके करप्शन के चार्जेस के खिलाफ इख्तियार नैब का था। अगर वो बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर पूरे अदारे के अंदर करप्शन हो रही थी, तो इस पूरी करप्शन को पकड़ने का इख्तियार जो था उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वहां पर जाया जा सकता था। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ा। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है पाकिस्तान की, यानी किसी भी कानून के तहत मिलिट्री इंटेलिजेंस का क्याम पाकिस्तान में नहीं हुआ। कोई ऐसा कानून नहीं है पार्लियामेंट से जो पास हुआ हो जिसके तहत मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई बनी हो। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तान आर्मी रूल्स 1954 की प्रोविजंस के तहत एक अदारा बनाया गया, जिसका काम नेशनल सिक्योरिटी है, जिसका काम मिलिट्री के इंटरनल इश्यूज को हल करना है। यानी पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ उन केसेस में किसी को गिरफ्तार करती है जहां पर कोई पर्टिकुलर सिविलियन किसी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हो, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व हो, या उसकी करप्शन का जो पैसा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहा हो या वहां से आ रहा हो। अगर तो यह बात दुरुस्त है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरफराज चौधरी को अरेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि सरफराज चौधरी की करप्शन के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा या कोई ऐसा मसला होगा जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ होगा। जी हां, वही शख्स जो वतन अजीज से बात शुरू करता था, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बात खत्म करता था, हर शख्स को बेशरम कहता था, जिसके मुताबिक जावेद चौधरी और मंसूर अली खान पाकिस्तान के कौमी हीरोज हैं, वो शख्स आज कहा जाता है कि हिरासत में है, और उस अदारे की हिरासत में है जो सिर्फ तब एक्शन लेती है जब मुल्क की सालमियत का कोई मामला मद्देनजर हो। जो लोग कहते हैं कि वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया, तो अगर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने करप्शन की वजह से पकड़ा तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि करप्शन की वजह से पकड़े। उसके लिए कौन से अदारे हैं वो आपको हमने बता दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ किस सूरत में पकड़ सकती है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से, वो मैंने आपको बता दिया। इस पूरे केस को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि वो शेर जो मैंने शुरू में दोहराया था, जुल्म तो फिर जुल्म है, बरता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, बहता तो जम जाता है। जज़ाकल्लाह।